सर रेगुलर 10 से 12 घंटे पढ़ाई कर रहा हूं बट समझ नहीं आ रहा क्या मेरा सही आउटपुट निकल रहा है। आपको जैसे कि पता है न्यू स्कीम का पहला अटेम्प्ट होने वाला है, तो हमें नहीं पता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या मेरी गाड़ी सही दिशा में जा रही है, वो डेस्टिनेशन पे टाइम पे पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। तो कृपा करके मुझे गाइड करें, मेरे को बताएं कि इस समय मेरा क्या टाइम टेबल होना चाहिए, मेरे को कितने घंटे पढ़ना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो बेटा इसी के लिए मैं आज की वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं टाइम टेबल फॉर सीए इंटर मई 2024 स्टूडेंट। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और जो भी मैं पॉइंट्स बताऊं उसे नोट डाउन करने के लिए कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, उन्हें इंप्लीमेंट करना अगर मई 2024 निकालना चाहते हो तो। अब जैसा कि आपको पता है अब न्यू स्कीम में आपके टोटल 6 सब्जेक्ट है। ग्रुप 1 के 3 सब्जेक्ट हैं और ग्रुप 2 के 3 सब्जेक्ट हैं। ग्रुप 1 के अंदर एडवांस अकाउंटिंग, लॉ और टैक्सेशन आता है। ग्रुप 2 में कॉस्टिंग, ऑडिटिंग, एफएमएसएम आता है। यही है जी, हाँ जी, ये आपको सबको पता है। अब अगर प्रेजेंट सिचुएशन की अगर मैं बात करूं ना, तो बेटा कहीं ना कहीं मेरे को पता है यार आपसे अभी तक ज्यादा पढ़ाई नहीं हुई है, चाहे आप 3 महीने से पढ़ रहे हैं 4 महीने से। ज्यादातर बच्चों का यही स्टेटस है कि यार ग्रुप 1 के 1 से 1.5 सब्जेक्ट कर लिए है, ग्रुप 2 का लगभग 1 सब्जेक्ट कर लिए जो बोध ग्रुप के लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर ना 2 तरीके के बच्चे होंगे। एक तो वाले बच्चे हैं जिन्होंने अपना फाउंडेशन का अटेम्प्ट निकाला है, वो पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं इंटर में मई 2024 में। और एक वाले बच्चे हैं जिन्होंने ओल्ड स्कीम में कुछ अटेम्प्ट दे दिया है बट उन्हें पता या तो नहीं हो रहा है या उन्होंने एक ग्रुप का अटेम्प्ट दिया है, दूसरा ग्रुप उन्हें मई 24 में देना है। तो बेटा दोनों के लिए ये राइट टाइम है कि आप इस समय सीरियस हो जाए अपनी पढ़ाई को लेके और अभी से पढ़ना चालू कर दें। अभी भी टाइम है आपके एग्जाम में, अभी भी एग्जाम निकाला जा सकता है। क्या टाइम टेबल होना चाहिए उस पर बात करने वाले हैं। अब आपका 1 से 1.5 सब्जेक्ट हो गया है जो भी बोथ ग्रुप दे रहे हैं, और 1 सब्जेक्ट हो गया ग्रुप 2 का। बट इसके अंदर भी क्या सिचुएशन है, इसके अंदर ये सिचुएशन है कि यार इसके अंदर भी अभी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं, कुछ टेस्ट बचे हुए हैं, रिवीजन तो अभी हमने करी नहीं है। तो अगर आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर रहे हो मई 2024 के लिए, तो आपको पता है बोथ ग्रुप की प्लानिंग के लिए हमें पेपर से पहले कम से कम 2 महीने चाहिए रिवीजन के लिए, ताकि हमारा जो बोथ ग्रुप का अटेम्प्ट है वो अच्छे तरीके से निकल पाए। तो 2 महीने तो रिवीजन के लिए नेसेसरी है। अब आपको पता है कि यार मई 2024 वाला अटेम्प्ट मोस्ट एक्सपेक्टेडली जून 2024 में होगा ड्यू टू इलेक्शंस, क्योंकि इलेक्शंस है तो मोस्ट एक्सपेक्टेडली जून 2024 में अटेम्प्ट होने वाला है। अब जून 2024 में अटेम्प्ट होने वाला है तो मैं मान के चलता हूं 2 महीने रिवीजन के लिए चाहिए। तो जून के अंदर अगर स्टार्टिंग में भी होते हैं तो जून को हटा दो, आपका आता है अप्रैल और मई। अप्रैल और मई पूरा का पूरा आपको चाहिए रिवीजन के लिए, ठीक है जी। तो आपकी जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम 31 मार्च तक अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। चाहे आपके यहाँ पर 1.5 सब्जेक्ट हुआ है या 1 सब्जेक्ट हुआ, और यहाँ पर 1 सब्जेक्ट हुआ है 2 सब्जेक्ट हुए। आपकी अगर ये सिचुएशन है तो ठीक है, इससे ज्यादा अच्छा हो रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, और खराब भी है तब भी आप निकाल सकते हैं, देखो टाइम है। क्योंकि अब अप्रैल में रिवीजन के लिए मैंने फिक्स कर दिया, तो मेरे पास कहीं ना कहीं दिसंबर के 15 दिन, जनवरी फरवरी मार्च पूरा पूरा पड़ा है, यानी कि लगभग 3.5 महीने का समय है। 3.5 महीने हैं और लगभग मेरे पास कितने सब्जेक्ट पड़े हैं, मेरे पास पड़े हैं 3.5 सब्जेक्ट। अगर ये सिचुएशन है तो इससे अच्छी है, इससे खराब है वो भी चलेगी, बट 3.5 महीने के अंदर कहीं ना कहीं मेरे को कितने करने हैं, 3.5 सब्जेक्ट करनी है। तो आराम से करा जा सकता है, ऐसी कोई मारामारी नहीं है, बट राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर इतना सब कुछ करना है तो उसके लिए जरूरी है इस समय 10 से 12 घंटे की मिनिमम पढ़ाई करना। 10 से 12 घंटे मिनिमम पढ़ाई करने का मतलब है 10 से 12 घंटे का आउटपुट आना। 10 से 12 घंटे बैठ गए हो बट इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम चला रहे हो तो कोई फायदा नहीं है बेटा। आपको इस समय स्ट्रिक्ट हो जाना है अपनी पढ़ाई में, 10 से 12 घंटे का आउटपुट आना चाहिए। अब मैं ये नहीं कहूंगा 5 से 6 पढ़ लो, 6 से 8 ब्रेक ले लेना, ये कर लेना वो कर लेना, ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा भाई साहब। आपको जैसा मन करे आप वैसे पढ़िए। आपको मैंने बता दिया टारगेट आपका ये होना चाहिए कि 10 से 12 घंटे का आउटपुट निकले। आपको ये भी नहीं देखना कि यार मॉर्निंग में पढ़ें कि रात में पढ़ें, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसे पढ़िए। अपनी क्लॉक को बिल्कुल भी किसी के कहने पे चेंज करने की जरूरत नहीं है। बट कैसे आप 10 से 12 घंटे का आउटपुट निकाल पाएंगे, उसके लिए कुछ पॉइंट्स है। अगर आप ये दिमाग में रखेंगे तो आप 100% जून 2024 निकाल पाएंगे। अब सबसे पहले 10 से 12 घंटे स्टडी करने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हमारा टारगेट पता हो। अब कई बार क्या होता है, हम विदाउट टारगेट अपनी स्टडी को स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज मेरे को क्या पढ़ना है, कि मैं अगर सवेरे उठ के सोचूंगा तो मेरा आधा पौना घंटा सिर्फ ये सोचने में चला जाएगा कि आज क्या पढ़ूं, और एंड में होने वाला क्या है, जो मेरा दिल कहेगा मैं उसके हिसाब से पढ़ लूंगा। जबकि जाना क्या था, जाना था कि दिमाग के हिसाब से जाना था कि यार जो सब्जेक्ट वीक चल रहा है उसको ज्यादा टाइम देना है। बट सवेरे उठे और यार मन नहीं कर रहा पढ़ने का, किसका मन करता है पढ़ने का, आपका भी नहीं कर रहा होगा। और उसके बाद एंड में क्या होगा, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है, फॉर एग्जांपल अकाउंट्स अच्छा लगता है तो कहोगे चल अकाउंट्स से स्टार्ट करता हूं, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेता हूं, ठीक है। दिमाग ऐसे आपको बहाने भी देगा कि हाँ यार अकाउंट्स कर लेता हूं, आता नहीं है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, नंबर ज्यादा आ जाएंगे। ऐसा नहीं है, आपको आज जो पढ़ना है उसके लिए कल रात को डिसाइड हो जाना चाहिए कि आज क्या पढ़ना है। तो सवेरे का आधा पौना घंटा बचेगा, और आप इस समय आप अपने दिल के हिसाब से डिसीजन नहीं लेंगे। तो सबसे पहली जंग आपको यही जीतनी है। आपको रोज रात को अगले दिन का टारगेट डिसाइड करना है, ठीक है जी। आपको डे वाइज टारगेट सेट करना है, आपको ये नहीं कि 6 महीने का टारगेट सेट करना है। डे वाइज जब आप निपुण हो जाए, आप सफिशिएंट हो जाए, तो आप 1 हफ्ते का 1 महीने का टारगेट सेट कर सकते हैं, बट पहले डे वाइज में आना है। उसके बाद क्या बेटा,
अब आपको अगर 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना है ना, तो उसके लिए जरूरी है कि आप सुपर एक्टिव हो, आपकी बॉडी और आपका माइंड एकदम 100% सफिशिएंट तरीके से काम कर रहा हो। और उसके लिए जरूरी है कि आप अपना दिन स्टार्ट होने के बाद मिनिमम अपने आप को कम से कम 40 से 45 मिनट दें। 40 से 45 मिनट देने का मतलब ये नहीं कि फोन चलाओगे, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, नहीं। आपको अपने आप को टाइम देना है जिसके अंदर एक्सरसाइज और मेडिटेशन होगी। एक्सरसाइज करनी है जिससे बॉडी फिट रहेगी। 15-20 मिनट स्ट्रेचिंग भी कर लोगे ना, थोड़ी बहुत वॉक भी कर लोगे, वो भी सफिशिएंट है, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है जिम जाना है और पुशअप मारने, डिप्स मार रहे हैं। थोड़ी बहुत स्ट्रेचिंग कर ली, एक्सरसाइज कर ली, हाथ पैर खुल गए, कोई दिक्कत नहीं है। मेडिटेशन भी जरूरी है, ये जरूरी है आपके दिमाग के लिए। भाई 10-12 घंटे पढ़ाई करनी है और ये लंबे समय तक जाना है ना। ये T20 नहीं है, ये टेस्ट मैच है। टेस्ट मैच के लिए जरूरी है कि आपके अंदर स्टेमिना हो, आपके अंदर पेशेंस हो। तो मेडिटेशन आपके अंदर वो स्टेमिना, वो पेशेंस बिल्ड करेगी। तो जरूरी है ये रेगुलर करा जाए, चाहे पेपर हो या ना हो, बट ये दोनों चीजें छूटनी नहीं चाहिए। आज के दिन से इसकी गांठ बांध लो कि टारगेट सेट करना है, एक्सरसाइज और मेडिटेशन करनी है। अब आपको पता होना चाहिए सबसे पहले, जंग लड़ने जा रहे हो, एक तरह से जंग ही तो है, आईसीआई से जंग करनी है, सी एंटर क्लियर करना है ना। इतने सारे बच्चे हैं, उसके अंदर से अपना नाम निकालना है। तो आपको करना क्या होता है, बेसिकली आपको करना होता है बेटा, अगर कोई भी चैप्टर कर रहे हो, कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो, तो उसके अंदर 4-5 चीजें आती हैं: कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन। और मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे अपना 100% फोकस डाल देते हैं कंसेप्ट पे, कि टीचर ने पढ़ा दिया या मैंने समझ लिया, हो गया कंसेप्ट, हो गया। ऐसा नहीं होता है। अब बात को समझिए। कंसेप्ट का मतलब क्या है कि यार ये चैप्टर है, इसके अंदर ये कंसेप्ट है, वो टीचर पढ़ाएगा, आपने कहीं से कोचिंग ले रखी है या आप ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन कर रहे हैं, वो कंसेप्ट वहां पे हो जाएगा। इसकी वेटेज आपके एग्जाम में सिर्फ 40% है, यानी कि आप पेपर में क्या अटेम्प्ट करोगे ये सिर्फ 40% है, और आपको लगता है यही 80 और 90% है। मैक्सिमम बच्चे पूरा का पूरा 100% फोकस अपने कंसेप्ट पे डाल देते हैं, थोड़ी बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और वो सोचते हैं मेरा अटेम्प्ट निकल जाएगा। बेटा अगर ऐसा होता तो सिर्फ और सिर्फ हम भी ना आपको यहाँ पर सिर्फ लेक्चर इतने ज्यादा दे देते कि आप सोच भी नहीं सकते। यूट्यूब पे सारे के सारे लेक्चर अवेलेबल है, उसके हिसाब से रिजल्ट 100% आ जाता। बट सारी की सारी कहानी ना कंसेप्ट पे नहीं आती, सारी की सारी कहानी आती है सेल्फ स्टडी पे। आपने कितना प्रैक्टिस करी है, कितना मेहनत करी है, अपने आप से क्वेश्चंस के साथ कितनी गुत्थम गुत्ती करी है, उस पर डिपेंड करेगी आपका क्या रिजल्ट आने वाला है। तो कंसेप्ट का 40% टाइम है। क्वेश्चन प्रैक्टिस प्लस टेस्ट प्लस रिवीजन। क्वेश्चन प्रैक्टिस का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस खुद से करनी है। खुद से करने का मतलब कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, डिफरेंट से करनी है, नहीं। आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, ये सारे के सारे क्वेश्चन स्कैनर के क्वेश्चंस। इसके अलावा इसका बेस्ट सब्स्टिट्यूट क्या है, परफेक्ट प्रैक्टिस बुक। परफेक्ट प्रैक्टिस बुक में आपको आईसीए मॉड्यूल के सारे क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, स्कैनर, जितने भी क्वेश्चन आते हैं ना सारे मिल जाते हैं। अब आप आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम, स्कैनर करने जाते हो तो कोई भी चैप्टर है, अगर आप सारे क्वेश्चन देखोगे तो लगभग 50-60 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन बन जाएंगे, जिसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन रिपीट हो रहे होंगे। तो परफेक्ट प्रैक्टिस में आपको सारे क्वेश्चन मर्ज करके, यानी कि जो सेम टाइप का क्वेश्चन था, जो आसान क्वेश्चन था, उसे हटा दिया गया, आपको देखने को मिलेंगे परफेक्ट प्रैक्टिस में उस चैप्टर के कहीं ना कहीं 25 से 30 क्वेश्चन, जो आपको अगर आप अलग अलग करते हैं तो 70 क्वेश्चन दिखते हैं। 70 क्वेश्चन बार बार ना आपके करने की बस की है, और रिवीजन के टाइम पे आप क्या करोगे, सेम टाइप वाले क्वेश्चन कर लोगे। तो परफेक्ट प्रैक्टिस द बेस्ट आप कह सकते हैं सब्स्टिट्यूट फॉर आईसीए मॉड्यूल, आरटीपी, एमटीपी, पास्ट एग्जाम। अगर आपने परफेक्ट प्रैक्टिस कर ली तो कुछ भी और करने की जरूरत नहीं है। पिछला कोई भी अटेम्प्ट उठा के देख लो, मोर देन 95% पेपर आपका परफेक्ट प्रैक्टिस से आया है, मोर देन 95% पेपर, क्योंकि सब कुछ वहां पर है और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। बच्चे क्या करते हैं कि डायरेक्ट वो सोचते हैं कि हम यार इंटरनेशनल मैच खेलेंगे और हम अपनी डबल सेंचुरी और सेंचुरी मार के आ जाएंगे। बेटा अगर इतना आसान होता तो विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर जैसे बल्लेबाज कभी आपको फील्ड पे दिखते ही नहीं। जबकि कोई भी इंटरनेशनल मैच से पहले वो पता नहीं कितना पसीना बहाते हैं फील्ड पे, तब जाके वो वहां पर इतना अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, और तब भी कई बार क्या होता है परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप सोचो, आप बिना प्रैक्टिस के सोच रहे हो कि मैं वहां पर जाके सेंचुरी मार दूं, मैं वर्ल्ड कप जीत लूं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। टेस्ट देना जरूरी है, टेस्ट आपको अभी से देना पड़ेगा। यानी कि जब भी कोई चैप्टर खत्म होता है उसका चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, पेपर से पहले फुल कोर्स टेस्ट दीजिए। वो आपके लिए एक तरह से फील्ड प्रैक्टिस है जो जरूरी है पेपर से पहले, तब जाके आप समझ पाएंगे कि यार मेरी क्या तैयारी है, मैं कितना स्टेबल हूं, मैं कितना अटेम्प्ट कर पाऊंगा एग्जाम के अंदर। ठीक है जी, तो टेस्ट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यहां पर अपने आप के टीचर मत बनिए, टेस्ट जरूर किसी एक्सपर्ट फैकल्टी से चेक कराइए, तब जाके आपको पता लगेगा क्या सिचुएशन है। क्योंकि आप खुद से चेक करेंगे तो आपको नहीं पता कि ऐसे कहां नंबर काटेगा। इसके अलावा रिवीजन आप करते नहीं हो, आप सोचते हो मेरा दिमाग ना कंप्यूटर है, एक बार मैंने फाइल बनाई और फाइल बना के कंप्यूटर में सेव कर दी, वो सेव ही रहेगी जिंदगी भर जब तक मैं उसे डिलीट ना करूं, है ना। ऐसा नहीं होता बेटा, दिमाग के अंदर चलता है माइंड बॉल कंसेप्ट। रोज की रोज आप पता नहीं कितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पुट कर रहे हैं, कितनी दिमाग से बाहर जा रही है। तो कई बार क्या होता है, कुछ इंफॉर्मेशन चली तो गई है बट वो कहीं ना कहीं इरेज हो रही है धीरे धीरे, अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे। कई बार हमें पता लगता है कोई चैप्टर पढ़ तो लिया था 3 महीने पहले, 3 महीने बाद उठा के रिवाइज कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है अबे ये पढ़ा पढ़ा तो लग रहा है बट याद नहीं आ रहा क्या था। तो रिवीजन रेगुलर रहनी चाहिए। आपने जो आज पढ़ लिया उसको कल रिवाइज करना है, एक हफ्ते बाद रिवाइज करना है, 15 दिन बाद रिवाइज करना है, ऐसे करना है। रेगुलर बेसिस पे एक रिवीजन होनी चाहिए, इसकी एक प्लानिंग होनी चाहिए पूरी कि किस तरीके से मेरे को ये चैप्टर बार बार रिवाइज होगा। इसलिए हम बार बार कहते हैं हफ्ते में एक दिन मिनिमम होना चाहिए जिसके अंदर आप सब रिवीजन और टेस्ट करें। तो आपको समझ आ गया कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, टेस्ट और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी, 40% 40% 40-40-20 रूल इसको हम कहते हैं। 40% टाइम आपका कंसेप्ट पे, 40% क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट पे, 20% रिवीजन पे। और ये जो 60% है ना, इस 40% से ज्यादा जरूरी है। ठीक है जी,
आप किसी भी चैप्टर को कंप्लीट तब मानेंगे जब आपने कॉन्सेप्ट भी कर लिया है, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस सारे के सारे कर लिए हैं, आपने परफेक्ट प्रैक्टिस से टेस्ट दे दिया है जो चेक हो गया है, मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, रिवीजन कर लिया चैप्टर की बार बार। इसके अलावा सबसे पहले आपका फोकस होना चाहिए, फर्स्ट फोकस ऑन 70% और टॉपिक कंप्लीटेड। आप क्या करते हैं, आपका हमेशा फोकस रहता है कि यार मैंने 100% कोर्स कर लूं, मैंने एडवांस अकाउंटिंग अगर उठा लिया ना तो इसको 100% तरीके से पूरा का पूरा खत्म कर दूं, एक भी चैप्टर मेरे को ऐसा ना हो जो मैंने पढ़ा ना हो, जो मेरे को टीचर ने ना पढ़ाया हो। जबकि ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, आपने चाहे 10 चैप्टर में से 6 चैप्टर करे हो, 7 चैप्टर करे हो, बस उन 7 चैप्टर के अंदर कंसेप्ट भी करे हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करे हो, टेस्ट भी करे हो, रिवीजन भी करे हो, तो वो ज्यादा अच्छे हैं इंस्टेड ऑफ 10 के 10 चैप्टर पढ़ने से। तो आपको सबसे पहले फोकस करना है, चाहे जो भी मेरा सब्जेक्ट है उसके अंदर 70% मिनिमम कोर्स कर लूं, और 70% कोर्स करने का मतलब है 100% तरीके से हो, उसके अंदर कंसेप्ट भी हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गए, टेस्ट भी हो गए, नंबर भी सही आ रहे हैं, तो वो ज्यादा बेटर है पास होने के लिए। या फिर अभी तक आपने जितना भी पढ़ लिया है उसको सबसे पहले उठाओ, उठा के रिवाइज करो, कंसेप्ट रिवाइज हो गए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, रिवीजन करो। टेस्ट से पहले रिवीजन करोगे और उसके बाद आपको पता लगेगा कि क्या मेरी सिचुएशन है, अगर नंबर कम आ रहे हैं तो दोबारा से रिवाइज करके देखो कहां गलती है, उसका ठीक करो, तब जाके कहीं ना कहीं आप मई 2024 निकाल पाओगे, वरना दिक्कत हो जाएगी। यहाँ पर आप सिर्फ फोकस कर रहे हैं कि मैं सिर्फ कंसेप्ट पढ़ लूं, कंसेप्ट पढ़ लूं, कंसेप्ट पढ़ने से कुछ नहीं होगा जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट नहीं होंगे। बार बार एम्फसाइज कर रहा हूं बेटा आपको इसलिए। इसके अलावा आपको अपने शेड्यूल को ब्रेक करना है चंक्स में। चंक्स में मतलब आप देखो, आप मशीन तो हो नहीं कि यार एक बार चालू कर दी सवेरे और रात तक चलती रहेगी, उसके अंदर भी बीच में बंद करनी पड़ती है, गर्म हो जाती है, तो आपकी तो ह्यूमन बॉडी है। तो आप क्या करिए, अपने शेड्यूल को ब्रेक करिए चंक्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सवेरे 5 बजे उठे, एग्जांपल दे रहा हूँ, बिल्कुल भी आप सोल हार्टेडली लेने की जरूरत नहीं कि 5 बजे उठना है, 4 बजे भी उठ सकते हो, 7 बजे भी उठ सकते हो, जैसा आपको ठीक लगता है। दिन की पढ़ाई अच्छी लगती है दिन की करो, रात की अच्छी लगती है रात की करो, बस उसे ब्रेक करना है। कैसे ब्रेक करना है, सवेरे 5 बजे उठे, 1 घंटे के अंदर फ्रेश हो लिया, अपनी एक्सरसाइज कर ली, मेडिटेशन कर ली, 6 बजे बैठ के पढ़ने। सवेरे का शेड्यूल थोड़ा सा लिखिए, पहले वाला जो आप शेड्यूल उठाएं उसमें थोड़ा सा लंबा बैठे, तो 6 बजे से लेके कम से कम 10 बजे तक, 9 बजे तक बैठे। 6 बजे बैठे तो 10 बजे तक पढ़िए, 4 घंटे आराम से, 4 घंटे का हो गया। उसके बाद 1 डेढ़ घंटा अपना ब्रेक लीजिए, जिसमें नाश्ता करिए, थोड़ा बहुत खेलिए, कुछ भी करना है, जो भी आपको करना है वो करिए। 4 घंटे के बाद फिर 11-12 बजे बैठ जाइए, फिर ऐसे ही 3 घंटे के लिए बैठिए, 4 घंटे के लिए बैठिए, ऐसे करके 4-4 घंटे के, 3-3 घंटे के 3-4 स्लॉट बनाइए। और आपको ना पता है स्लीप एक दिन के अंदर 7 से 8 घंटे की जरूरी है, पता है, सबको पता है। ये मत करिए कि अभी से ना 4-4 5-5 घंटे सोना शुरू करिए, 7-8 घंटे की जरूरी है। इसको 2 बार में ब्रेक कर दीजिए। क्या करिए, रात को सोइए 6 से 7 घंटे और दिन में 1 से 1.5 घंटा सो जाइए। उससे क्या होगा, अगर आपने दिन में 1 से 1.5 घंटा सो गए ना तो दोबारा से पूरा एकदम फ्रेश फील करोगे दोबारा से उठने के बाद। तो ऐसा अगर रात को 6 घंटे सो रहे हो तो दिन में आप 1-1.5 घंटा सो सकते हैं, उससे ज्यादा एक्टिव हो जाते हो, इंस्टेड ऑफ कि एक बार में 8 घंटे सोने से अच्छा। तो 2 बार में अपनी स्लीप को भी ब्रेक कर सकते हैं और इससे ज्यादा एफिशिएंट हो पाओगे। इसके अलावा चंक्स को में ब्रेक करना है, और इस जब आप ये अपनी 3-3 घंटे की 4-4 घंटे के स्लॉट बनाने हैं, इस समय देखिए कि वाले स्लॉट में आप पढ़ने की कोशिश करिए जिस समय आपका घर खाली रहता है, जिस समय घर पे कोई अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल कई बार क्या करते हैं बच्चे ना, 6 बजे का टाइम ले लेते हैं शाम को पढ़ने का, 6 से 8 का 9 का। अब आपको पता है घर के अंदर इस समय मम्मी भी आएंगी, पापा भी आएंगे, अगर वो जॉब करते हैं तो भाई बहन भी आएंगे, तो उस समय कहीं ना कहीं अस्त व्यस्त माहौल होगा, वो भी आपको काम बोलेंगे, भाई पानी दे दे, ये कर दे, वो कर दे। तो इस समय आप ट्राई करिए कि ब्रेक रखिए। तो जो भी आप अपना चंक्स बना रहे हैं, जो भी आप स्लॉट रखने पढ़ने का ना, वो देखिए कि घर पे खाली हो, उस समय कोई भी ना हो। आप रात को भी अगर देखें तो 10 बजे के बाद बैठिए पढ़ने, ठीक है, उस समय आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। तो यहां पर भी बहुत प्लानिंग की जरूरत है, बहुत प्लानिंग की जरूरत है बेटा। 10-12 घंटे आउटपुट निकालना इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। इतना आसान तो ये भी नहीं है कि आप अभी तक आप वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप वीडियो को एंड तक देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप भी चाहते हैं कि यार मेरा मई 2024 निकल पाए, और इसलिए आप अभी तक लगे हुए हैं और आप पॉइंट्स भी बना रहे होंगे, मेरे को उम्मीद है, और आप अभी तक इतना करने में सफल है, तो आप मेरे को उम्मीद है कि मई 2024 में निकाल पाएंगे। इसके अलावा 1 डे इन अ वीक फॉर रिवीजन एंड टेस्ट, जैसे मैं आपको बता चुका हूं, एक दिन आपका हफ्ते में रिवीजन और टेस्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा आपको अगर चाहते हो कि 12 घंटे का आउटपुट निकले, तो उसके लिए जरूरी है कि यार आप जंक फूड ना खाएं। जंक फूड से क्या होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट ज्यादा होते हैं, नींद ज्यादा आती है। तो आपको अगर यहाँ पर अभी 5-6 महीने का समय है जो, उसके अंदर ट्राई करना है कि जंक फूड कम से कम खाऊं, रॉ फूड खाऊं, रॉ फ्रूट्स खाऊं, रॉ वेजिटेबल्स खाऊं। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी एक्टिव रहेगी, आपको नींद कम आएगी और आप पढ़ाई ज्यादा कर पाएंगे। आपको उम्मीद करता हूं ये सारी बातें समझ आएंगी। इसके अलावा अब आपको सर, आप सोच रहे हो सर कंसेप्ट, क्वेश्चन प्रैक्टिस, चलो आपने बता दिया, पीपी ले लेंगे, टेस्ट के लिए क्या करें, रिवीजन के लिए क्या करें, तो बेटा इसके लिए आप सी एंटर 3.0 का प्रेफर कर सकते हैं। इस सी एंटर 3.0 में जो भी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ, इन सब बातों का आपका पूरा का पूरा ध्यान रखा जाता है। जैसे कि टास्क एंड टेस्ट मीटर मिलता है। टास्क एंड टेस्ट मीटर में क्या होता है, आपको ना टारगेट बेसिस पे शेड्यूल आपका पूरा का पूरा डिसाइड कर दिया जाता है, टारगेट दिए जाते हैं, उस टारगेट के हिसाब से पढ़ाई करनी है, ठीक है जी। तो टास्क एंड टेस्ट मीटर। इसके अलावा प्री रिकॉर्डेड लेक्चर मिलते हैं कंसेप्ट के लिए, लाइव क्लासेस, जिनको लगता है यार लाइव में पढ़ना है वो लाइव क्लासेस भी देख सकते हैं। इसके अलावा परफेक्ट प्रैक्टिस बुक, जैसे मैंने आपको बताया, ऐसी मॉड्यूल, आरटीबी, एमटी, पास्ट एग्जाम स्कैनर, सब कुछ कवर है इसके अंदर। इसके अलावा टेस्ट पेपर मिलते हैं, टॉपिक वाइज, फुल कोर्स टेस्ट दोनों मिलते हैं, ठीक है जी। टॉपिक वाइज बोले तो हर चैप्टर के बाद, हर टॉपिक के बाद 2-2 मिनिमम टेस्ट है, फुल कोर्स टेस्ट है विद चेकिंग फैसिलिटी। आप टेस्ट दीजिए, कभी भी दे सकते हैं इसे, ठीक है ना, जब मन करता है, और वो हम चेक करके देंगे विद इन आपके 7 डेज चेकिंग टाइम के अंदर, और आपको बताएंगे आपकी क्या गलतियां हैं, जिससे आप गलतियां ठीक करके आपका
अच्छा प्रिपेयर हो पाएगा सारी चीजें। इसके अलावा डाउट क्लासेस रहती हैं रेगुलर, ठीक है ना। काउंसलिंग सेशन रहते हैं, काउंसलिंग सेशन आपके सीनियर फैकल्टी और चंदन सर लेते हैं, जिसके अंदर आपको रेगुलर 1-to-1 काउंसलिंग मिलती है, आपको गाइड करा जाता है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो इस सारी की सारी चीजें मिलती है आपको सी एंटर 3.0 में। तो आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो सी एंटर 3.0 को भी रेफर कर सकते हैं, ताकि आपका ये मई 2024 एग्जाम निकल पाए पहली बार में। उम्मीद करता हूं आपको मेरी बातें समझ आई हैं। आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस तरीके से अपना टाइम टेबल बनाइए और अपना ये मई 2024 या जून 2024 क्रैक करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, जय श्री श्याम।